हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस की एमसीक्यू सीरीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हमने 193 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया था, जिसमें लास्ट में हमारे ईपीएफ एंड एमपी एक्ट था। ठीक है, आज के डिस्कशन का टॉपिक रहेगा हमारा ग्रेजुएटी एक्ट, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या फिर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, तो आज हम इन तीन एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेशन रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब इनेक्ट हुई थी? पहली सेंट्रल लेजिस्लेशन जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड है वो कब इनेक्ट हुई थी? 1881 में, 1941 में, 1948 में, 1961 में? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, 1941 में आपका पहला सेंट्रल लेजिस्लेशन जो है मैटरनिटी बेनिफिट है वो इनेक्ट हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अप्लाइज टू, इनमें से किसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई होता है? फैक्ट्री, माइन एंड प्लांटेशन बिल्कुल होगा। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट होगा। एन एस्टैब्लिशमेंट वेयर पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन और एक्रोबेटिक्स। इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है आपका? हॉर्स राइडिंग। ठीक है, तो इसमें भी अप्लाई होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डज नॉट अप्लाई? इसमें से किसमें अप्लाई नहीं होगा? फैक्ट्री, माइंस एंड प्लांटेशन ऊपर देखा हमने होगा। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वेयर पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंस, इसमें भी होगा। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 एंड मोर पर्सन, इसमें भी होगा। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट वेयर ईएसआई एक्ट इज ऑपरेशन, ये वाला नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जहां पे भी ईएसआई एक्ट ऑपरेशन में वहां पे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की बेनिफिट आपको नहीं दी जाएगी। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वुमन शैल बी एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंटिल शी हैज एक्चुअली वर्कड इन दैट एस्टैब्लिशमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ, किसी भी वुमेन एम्प्लॉय को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब दी जाएगी? जब उन्होंने कम से कम कितने दिन तक काम किया हो किसी कंपनी में? मिनिमम 160 डेज, 80 डेज, 70 डेज या 30 डेज? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 80 डेज। कम से कम उन्होंने 80 डेज तक काम किया है, तभी जाके वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल होंगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस एमसीक्यू सीरीज को देखने से पहले एक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उसको देखें, आपको एमसीक्यू बेटर समझ में आएगा। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को भी मैंने काफ़ी अच्छे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, 5-6 मिनट का ही वीडियो है, तो आप एक बार इसको देख लें इसको देखने से पहले। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन एम्प्लॉय अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ, कितने दिन की मैटरनिटी बेनिफिट दी जाएगी 1961 के अकॉर्डिंग? 10 वीक प्री नेटल एंड 10 वीक पोस्ट नेटल, 8 वीक प्री नेटल एंड 12 वीक पोस्ट नेटल, 8 वीक प्री नेटल एंड 18 वीक पोस्ट नेटल, 3 वीक प्री नेटल एंड 9 वीक पोस्ट नेटल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 वीक्स प्री नेटल एंड 18 वीक्स पोस्ट नेटल। प्री नेटल मतलब प्री डिलीवरी, डिलीवरी से पहले, पोस्ट नेटल मतलब डिलीवरी के बाद। तो डिलीवरी से पहले 8 वीक्स तक का मैक्सिमम लीव मिल सकता है और डिलीवरी के बाद 18 वीक्स तक का लीव मिलेगा। अगर ये 8 वीक का लीव इन्होंने पहले नहीं लिया है डिलीवरी से पहले, तो पूरी की पूरी छुट्टी वो 26 वीक की डिलीवरी के बाद ले सकती हैं, लेकिन डिलीवरी से पहले 8 वीक से ज़्यादा छुट्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव अ वुमेन विल बी पेड एट द, कितना पे किया जाएगा मैटरनिटी लीव के दौरान वुमेन को? हाफ ऑफ हर एवरेज वेज, गलत है। एवरेज डेली वेज, यही होगा। लेस देन 10 रुपीज, ये भी नहीं होगा। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। जितनी भी उनकी सैलरी है उतना उनको मिलेगा, चाहे वो मैटरनिटी लीव पे हो तो भी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव एडमिसेबल टू अ वुमेन एम्प्लॉय अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इज, टोटल पीरियड ऑफ कितना होता है मैटरनिटी लीव? 16 वीक, 18 वीक, 26 वीक या 12 वीक? क्या हो जाएगा आपका? 26 वीक विल बी द राइट आंसर। 8 वीक आपको प्री नेटल और 18 वीक पोस्ट नेटल, टोटल 26 वीक्स का छुट्टी मिलेगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ मिसकैरेज, मिसकैरेज के केस में जो है कितने वीक, कितने की छुट्टी मिल सकती है? शी विल बी इंटाइटल्ड टू नो मैटरनिटी बेनिफिट एट ऑल, गलत है। 6 वीक मैटरनिटी बेनिफिट इमीडिएटली फॉलोइंग द मिसकैरेज, मिसकैरेज के जस्ट बाद 6 वीक तक की छुट्टी दी जा सकती है। ठीक है, और 26 वीक, ये भी नहीं मिलेगा। फिर नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन एम्प्लॉय हैज बीन ग्रांटेड 26 वीक maternity leave but she desires to work in the first 6 week of her maternity leave post delivery, which one of the following is permissible under the act? इसमें क्या कह रहे हैं, अगर किसी वुमेन स्टाफ को 26 वीक की मैटरनिटी लीव ग्रांट कर दी गई है, लेकिन डिलीवरी के बाद मतलब फर्स्ट 6 वीक में, आफ्टर डिलीवरी विद इन फर्स्ट 6 वीक, अगर वो वुमेन एम्प्लॉय डिज़ायर हो अपने कंपनी में वापस ज्वाइन करने के लिए इन द फर्स्ट 6 वीक, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? क्या इस चीज़ की परमिशन उसको एक्ट देता है? शी कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बाय हर एम्प्लॉयड इन द फर्स्ट 6 वीक, वो ऐसा नहीं कर सकती।
शी कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन द फर्स्ट 6 वीक, वैसा कर सकती है। शी कैन बी एम्प्लॉयड टू वर्क इफ शी गिव्स इन राइटिंग हर विलिंगनेस, अगर उसने रिटर्न में अपना विलिंगनेस दिखाया है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, आई एम हेल्दी, ठीक है, तो इस केस में जो है इनको परमिशन दी जा सकती है दोबारा ज्वाइन करने के लिए। कंडीशन क्या है कि उनको राइटिंग में अपनी विलिंगनेस की देनी पड़ेगी कंसेंट। द एम्प्लॉयर कैन नॉट एम्प्लॉय हर इन एनी केस, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगर वो राइटिंग में कोई वुमेन एम्प्लॉय दे रही है तो विद इन फर्स्ट 6 वीक पोस्ट डिलीवरी शी कैन ज्वाइन द कंपनी, ठीक है। Now next question, the Maternity Benefit Act 1961 provide that a woman will be granted besides maternity benefit a medical bonus which shall be मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंदर कितने अमाउंट तक का बोनस दिया जाता है कंपनी के द्वारा? ₹150, ₹250, ₹500 या ₹1000? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, 1000 तक का बोनस दिया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉयर मे रिफ्यूज टू पे मेडिकल बोनस टू ए वुमेन वर्कर हु इज अंडर मैटरनिटी बेनिफिट, किस केस में जो है एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर सकता है मेडिकल बोनस देने के लिए वुमेन स्टाफ को? क्या ऑप्शन से देखते हैं, इसका ऑप्शन है आपका द वुमेन हैज ऑलरेडी अवेल्ड मैटरनिटी बेनिफिट अर्लियर, या तो उसने पहले ही ले रखा हो मैटरनिटी बेनिफिट। इफ शी हैज मोर देन 3 चिल्ड्रन, अगर 3 से ज़्यादा बच्चे हैं उस केस में रिफ्यूज हो सकता है। इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइड प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर फ्री ऑफ चार्ज, अगर किसी एम्प्लॉयर ने प्री नेटल और पोस्ट नेटल के जो चार्जेस हैं वो उसने दिया हो फ्री में, ठीक है। इफ द वुमेन एम्प्लॉय इन हर फैमिली हैज़ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एज अ रिलेटिव, अगर उनका कोई रिलेटिव जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर ने प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर का खर्चा उठाया तो उस केस में वो मेडिकल बोनस जो है वो नहीं देगा, रिफ्यूज कर सकता है वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान वो किसी भी तरीके की इलनेस या सिकनेस आती है डिलीवरी के टाइम पे, प्री मैच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड की प्री मैच्योर मतलब 9 महीने से पहले डिलीवरी हो जाती है, या फिर मिसकैरेज के केस में कितने तक की एक्सटेंडेड मैटरनिटी बेनिफिट अलाउड होगी? एक्सटेंडेड का मतलब वो जो 26 वीक जो है वो तो है ही, या फिर मिसकैरेज के बाद जो 6 वीक्स का मिलता है वो है ही। एडिशनल कितने तक की बेनिफिट जो है वो मिलेगी? एडिशनल मैटरनिटी कितना है एक्सटेंडेड? 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 मंथ तक की जो है एडिशनल जो है लीव उनको ग्रांट की जाएगी। किस किस केस में? इलनेस के केस में, प्री मैच्योर डिलीवरी के केस में और मिसकैरेज के केस में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ वुमेन हु रिटर्न टू ड्यूटी आफ्टर डिलीवरिंग अ चाइल्ड शैल इन एडिशन टू इंटरवल फॉर रेस्ट अलाउड टू हर बी अलाउड इन द कोर्स ऑफ अ डेली वर्क, अगर कोई वुमेन जो है वो वर्क ड्यूटी पे वापस लौटती है, ठीक है, तो वो कितने तक का रेस्ट इंटरवल ले सकती है? इन एडिशन टू रेस्ट इंटरवल मतलब जो लंच आवर का ब्रेक है उसके अलावा उसको कितने तक का ब्रेक और मिल सकता है? 1 एडिशनल ब्रेक ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, 2 एडिशनल ब्रेक ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन, 3 एडिशनल ब्रेक ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन या फिर 4 एडिशनल ब्रेक ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूरेशन? क्या हो जाएगा आंसर? 2 एडिशनल ब्रेक उनको मिल सकता है लंच आवर के अलावा। ये कहाँ मिलेगा? जहाँ पे क्रैच की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो 2 एडिशनल ब्रेक 30-30 मिनट का मिलता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैसिलिटी ऑफ एडिशनल ब्रेक्स टू द वुमेन एम्प्लॉय विल कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड अंटिल हर चाइल्ड अटेन्स, कब तक मिलेगी ये जो एडिशनल ब्रेक वाली फैसिलिटी है? कब तक मिलेगी? जब तक बच्चा कितने साल तक का नहीं हो जाता? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर या फिर 15 मंथ? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 मंथ, मतलब 1 साल 1 ईयर 3 मंथ्स का जब तक चाइल्ड नहीं हो जाता तब तक जो है उनको एडिशनल ब्रेक वाली फैसिलिटी दी जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन an employer terminate the service of a woman who has undergone under maternity leave under the maternity benefit act, अगर कोई वुमेन जो है वो मैटरनिटी लीव पे गई हो तो क्या उनका एम्प्लॉयर उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर सकता है, उनको जॉब से निकाल सकता है? द एम्प्लॉयर कैन टर्मिनेट हर सर्विस, नहीं कर सकता ऐसा। द एक्ट इज कम्प्लीटली साइलेंट, गलत है। नन ऑफ एबव, गलत है। द एम्प्लॉयर कैन नॉट डिस्चार्ज और डिसमिस हर ड्यूरिंग द पीरियड अ नॉर्मल मैनर, एम्प्लॉय जो है उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकता है अगर उनका बिहेवियर और सब कुछ नॉर्मल है, तो सिर्फ मैटरनिटी लीव में जाने की वजह से उनको डिसमिस या फिर टर्मिनेट कंपनी से नहीं कर सकता, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 वेयर अ वुमेन एम्प्लॉय इज गिल्टी ऑफ एनी ग्रॉस मिसकंडक्ट, ठीक है, अगर वुमेन एम्प्लॉय को गिल्टी पाया जाता है किसी भी मिसकंडक्ट के लिए तो उस केस में क्या कंडीशन है हमारी? द एम्प्लॉय कैन नॉट डिसमिस और डिस्चार्ज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव, एम्प्लॉयर उसको फिर भी जो है डिसमिस या डिस्चार्ज नहीं कर सकता है मैटरनिटी लीव के दौरान। द एम्प्लॉयर मे डिसमिस और डिस्चार्ज हर, उसको डिस्चार्ज कर सकता है। द एम्प्लॉयर मे डिस्चार्ज और डिसमिस हर
एंड इवन डिप्राइव हर ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट और मेडिकल बोनस और बोथ या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट भी कर सकता है, उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो बेनिफिट है वो भी नहीं दे सकता, और मेडिकल बोनस भी रिफ्यूज कर सकता है देने से। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इन केस ऑफ गिल्टी और मिसकंडक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइट ऑफ ए वुमेन एम्प्लॉय टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट विल बी फोरफिटेड इफ, ठीक है, राइट ऑफ अ वुमेन एम्प्लॉय टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट, किस केस में जो है उनको मैटरनिटी बेनिफिट से फोरफिट किया जा सकता है, नहीं दिया जाएगा। शी हैज अवेल्ड दिस बेनिफिट फॉर मोर देन 3 टाइम्स, अगर उसने 3 बार ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, शी इज नॉट ऑफ ए गुड बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बिहेवियर सही नहीं है। तीसरा क्या है, द वुमेन हैज स्टार्टेड वर्किंग इन अनदर एस्टेब्लिशमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव, उनको मैटरनिटी लीव दी गई है और उस दौरान उन्होंने किसी दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली है, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगर उन्होंने मैटरनिटी लीव लेके किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिया है तो उनका जो राइट है मैटरनिटी बेनिफिट लेने का वो क्या कर दिया जाएगा? फॉरफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वुमेन एम्प्लॉय गेट बेनिफिट विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन? ठीक है, बिना कॉन्ट्रीब्यूशन के जो है वुमेन एम्प्लॉय को कौन सी एक्ट के तहत बेनिफिट दी जाती है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट, इसमें तो आपको कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इसमें भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या नन ऑफ द अबव, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट विल बी द राइट आंसर। इसमें वुमेन एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेएबल अमाउंट टू द वुमेन एम्प्लॉय ड्यूरिंग मैटरनिटी लीव शैल नॉट बी लेस देन, जो पेएबल अमाउंट होगा वुमेन एम्प्लॉय को मैटरनिटी लीव के दौरान वो कितना होगा? ₹10 पर डे, फिक्स्ड मिनिमम रेट ऑफ वेज बाय द गवर्नमेंट, डेली एवरेज रेट ऑफ वेज, या विच एवर इज हायर इन द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, इनमें से जो भी हायर हो। ठीक है, जनरली जो है डेली एवरेज वेज जितना होता है उनका मंथली वो उनको दिया जाता है। अगर वो फिक्स जो मिनिमम रेट है गवर्नमेंट का उससे कम है तो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो गवर्नमेंट फिक्स करती है वो दिया जाता है, मतलब इनमें से जो भी हायर होगा वही दिया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेचुइटी हैज बीन डिफाइंड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो ग्रेचुइटी एक्ट से रिलेटेड है। ग्रेचुइटी एक्ट को भी सर ने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, तो एक बार जाके उस वीडियो को देखें। ठीक है, नाउ ग्रेचुइटी हैज बीन डिफाइंड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एज, ग्रेचुइटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, या इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एट ऑल। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, इट हैज नॉट बीन डिफाइंड एट ऑल। ठीक है, ग्रेचुइटी को जो है कोई इनमें से कोई भी एक्सप्लिसिट टर्म नहीं दिया गया है, एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया है। वैसे तो वो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट है, रिटायरमेंट के बाद उनको मिलता है, लेकिन कोई एक्सप्लिसिट डिफाइन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। एक तरीके से मॉनिटरी बेनिफिट है ये। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेचुइटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज पेएबल टू एम्प्लॉय एज, ठीक है, ग्रेचुइटी किस तरीके से पेएबल होती है? रिट्रेंचमेंट बेनिफिट के तरीके से, सेपरेशन बेनिफिट, रिट्रायल बेनिफिट, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, रिट्रायल बेनिफिट। रिट्रायल बेनिफिट का मतलब अगर बंदे ने रिजाइन दे दिया है या फिर उनकी रिटायरमेंट हो गई है, ऐसे केसेस में उनको ग्रेचुइटी की पेमेंट दी जाती है। इसकी कंडीशन है कि मिनिमम सर्विस जो है वो 5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, नाउ और इस्टेब्लिशमेंट में कम से कम 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करने चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 इज नॉट एप्लीकेबल? इनमें से कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ग्रेचुइटी एक्ट? फैक्ट्री एंड माइंस एप्लीकेबल है, प्लांटेशन, पोर्ट, रेलवे कंपनी एप्लीकेबल है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एप्लीकेबल है, एग्रीकल्चर में एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉप हैज एम्प्लॉयड 8 पर्सन, किसी ने 8 बंदे को हायर किया है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल में। ठीक है, 3 ईयर्स में। विल इट एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एलिजिबल टू फॉर अवेलिंग ग्रेचुइटी? क्या इनको ग्रेचुइटी दी जाएगी? बिल्कुल नहीं दी जाएगी, क्योंकि 5 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है। ठीक है, बी इंटाइटल टू ग्रेचुइटी, नॉट इंटाइटल टू ग्रेचुइटी, द एक्ट विल नॉट अप्लाई हियर, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नॉट इंटाइटल टू ग्रेचुइटी। ठीक है, एक तो यहाँ पे 8 बंदे हैं तब भी नहीं होगा, कम से कम 10 लोग चाहिए ग्रेचुइटी के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 10 पर्सन, अब देखो 10 पर्सन है किसी शॉप में, ठीक है, एंड द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि 10 लोग हैं। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट 3 एम्प्लॉय हैव लेफ्ट द जॉब। अब इन 10 में से जो है 3 लोगों ने काम छोड़ दिया। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल? तो क्या उस समय ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल होगा? द एक्ट विल बी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एज सुन एज द एक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय गोज बिलो 10 द एक्ट विल सीज टू अप्लाई, द एक्ट इज साइलेंट, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्ट एप्लीकेबल। अगर पूरे साल में पूरे 12 महीने में ऐसा एक दिन भी है
जिसमें 10 एम्प्लॉय वहाँ पे हैं उस कंपनी में, तो ग्रेचुइटी एक्ट 100% पूरे अप्लीकेबल होगी। ठीक है, किसी एक दिन भी अगर कोई वर्किंग है तो अगर ये 10 से काउंट नीचे भी चला जाता है तो भी ग्रेचुइटी एक्ट जो है आपका एप्लीकेबल रहेगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एक्ट विल बी applicable. Okay, now move to next question. Gratuity act shall be payable on the termination of employment if he has rendered continuous service of not less than, ठीक है, कम से कम कितनी ग्रेचुइटी जो है पेबल होगी टर्मिनेशन के केस में, अगर उन्होंने कम से कम कितनी सर्विस की हो, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर, क्या हो जाएगा, कम से कम 5 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है नॉर्मल केस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 ईयर शैल नॉट बी नेसेसरी। किस केस में 5 साल की सर्विस नेसेसरी नहीं है, इफ द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगर टर्मिनेशन इनमें से कौन से कारण से हुआ है, डेथ और डिसेबलमेंट, ओल्ड एज, कंटाजियस डिजीज या मिसकंडक्ट, क्या हो जाएगा आंसर, डेथ और डिसेबलमेंट। अगर वर्कमैन की डेथ हो गई है, एम्प्लॉय की डेथ हो गई या फिर वो डिसेबल्ड हो गया है, तो उस केस में जो है उनकी 5 साल की सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट सेज दैट ग्रेचुइटी इन अ पेरेनियल एस्टैब्लिशमेंट विल बी एट द रेट ऑफ पेरेनियल एस्टैब्लिशमेंट, मतलब ऐसी कंपनी जो 12 मंथ्स चलती है। ठीक है, तो उसमें ग्रेचुइटी एक्ट किस रेट पे एप्लीकेबल है, 1 मंथ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एक साल में 1 महीने का वेज, 10 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, या 3 मंथ वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी, 15 डेज वेज फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब एक साल में जो है 15 दिन का उनको सैलरी दिया जाएगा एज अ ग्रेचुइटी। ठीक है, 15 डेज, 1 ईयर में 15 डेज वेजेस, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी प्रिस्क्राइब अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मिनिमम कितने अमाउंट का ग्रेचुइटी प्रिस्क्राइब किया गया एक्ट में, 10,000, 25,000, 50,000 या कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, कोई मिनिमम अमाउंट जो है वो एक्ट में फिक्स नहीं किया गया। एंड मैक्सिमम अमाउंट क्या है, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, नन ऑफ द अबव, क्या है, ऑप्शन बी। अभी क्या चल रहा है मैक्सिमम ग्रेचुइटी अमाउंट 20 लाख, इसके ऊपर भी अगर कोई एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन वो फिर उसमें टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स से वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। इसका डिटेल में रूल जो है और टैक्स रिलेटेड और जो एग्जेम्प्टेड है, सर ने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार आप ग्रेचुइटी एक्ट को जाके देखें। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972, इनमें से कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो है ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर सही है, द एम्प्लॉयर कैन नॉट रिड्यूस और विथहोल्ड द ग्रेचुइटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर जो है वो रिड्यूस या फिर विथहोल्ड नहीं कर सकता है ग्रेचुइटी को किसी भी एम्प्लॉय का, द एम्प्लॉयर कैन विथहोल्ड कर सकता है और रिड्यूस द ग्रेचुइटी इन केस हिज सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड फॉर राइटियस कंडक्ट और एक्ट ऑफ वायलेंस, अगर वायलेंस या राइटियस कंडक्ट की वजह से जो है एम्प्लॉयर उनकी ग्रेचुइटी को रिड्यूस कर सकता है। एम्प्लॉयर कैन रिफ्यूज टू पे ग्रेचुइटी इफ द अंडरटेकिंग इज रनिंग इन लॉस, अगर कंपनी लॉस में चल रही है उस केस में भी ग्रेचुइटी कम कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। एम्प्लॉयर कैन रिफ्यूज टू पे ग्रेचुइटी इफ द वर्कर इज अ मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर वर्कर ट्रेड यूनियन का मेंबर है उस केस में भी जो है एम्प्लॉयर रिफ्यूज कर सकता है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, एम्प्लॉयर जो है वो विथहोल्ड कर सकता है ग्रेचुइटी को, कब, जब उन्होंने कोई राइटियस कंडक्ट किया है किसी एम्प्लॉय ने या फिर कोई वायलेंस किया है। ठीक है, तो उसकी सर्विस टर्मिनेट कर दी जाएगी और ग्रेचुइटी को भी विथहोल्ड कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सीजनल फैक्ट्री ग्रेचुइटी विल बी पेबल एट द रेट ऑफ, सीजनल फैक्ट्री में जो है ग्रेचुइटी किस रेट से पे की जाएगी। ठीक है, सीजनल फैक्ट्री मतलब जो सीजन में चलती है। ठीक है, 15 डेज वेजेस फॉर ईच सीजन, 15 दिन का, 7 डेज वेजेस, 10 डेज वेजेस या 1 मंथ वेजेस, क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, 7 डेज वेजेस दिया जाता है हर सीजन का। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 एन एम्प्लॉय हु हैज नो फैमिली कैन डिक्लेयर एज इज नॉमिनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस, अगर कोई एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, तो वो किनको अपना नॉमिनी डिक्लेयर कर सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस, 1 ईयर के सर्विस के बाद ही वो किसी भी नॉमिनी को डिक्लेयर कर सकता है। तो इसमें से क्या आंसर होगा, हिज बॉस, हिज फ्रेंड, हिज इमीडिएट नेबर या एनी पर्सन, क्या हो जाएगा आंसर, एनी पर्सन, अगर उसकी फैमिली नहीं है तो वो किसी भी पर्सन को जो है अपना नॉमिनी डिक्लेयर कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी डिक्लेयर्ड एज नॉमिनी बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस, इनमें से किसको डिक्लेयर कर सकता है नॉमिनी अगर उनका फैमिली है तो। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस, वाइफ और वाइफ, सन और सन्स, डॉटर और डॉटर्स या ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करके
पहले आप ऑप्शंस देख के खुद कोशिश करें उसको करने का, उसके बाद ही आप आंसर देखें, तो आपके रिवीजन में आसानी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें से सब लोग किसी को भी जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेचुइटी विल विच बिकम पेएबल अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट मस्ट बी पेड विद इन। कितने दिन में ग्रेचुइटी का पेमेंट करना पड़ता है? 10 डेज फ्रॉम द डेट इन विच इट इज पेएबल, 15 डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेएबल, 30 डेज फ्रॉम द डेट इट बिकम पेएबल, या 3 मंथ फ्रॉम द डेट इट बिकम पेएबल। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, 30 दिन के अंदर जो है ग्रेचुइटी का पेमेंट उनको करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हैज कंप्लीटेड 10 years and 5 months ऑफ सर्विस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 10 साल और 5 महीने की सर्विस आपने कर ली है, ठीक है, तो आप ग्रेचुइटी के लिए एप्लीकेबल हो गए? बिल्कुल हो गए। एट द रेट ऑफ 15 डेज वेजेस फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हर साल के लिए आपको कितने का वेज दिया जाएगा? 15 डेज का वेज दिया जाएगा एक साल के लिए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कितने दिन की पेमेंट दी जाएगी एज पर ग्रेचुइटी एक्ट? 165 डेज, 150 डेज, 180 डेज या 156 डेज? क्या हो जाएगा? 10 साल 5 महीना है तो इसको हम क्या काउंट करेंगे राउंड फिगर में? 10 ईयर्स। 6 महीने से ज़्यादा है तो हम 11 साल उसको लेंगे, लेकिन 6 महीने से कम है तो हम उसको 10 साल ही काउंट करेंगे। तो 15 दिन साल में, 1 ईयर में आपको 15 डेज का मिल रहा है, तो 10 साल में आपको कितना मिलेगा? 15 इंटू 10, 150 दिन की आपको ग्रेचुइटी दी जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज वर्क फॉर 10 years and 7 months। अब कितने काम किया है? 10 years और 7 महीना, ठीक है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा है तो हम इसको कितना काउंट करेंगे? 11 साल काउंट करेंगे। इन एन पेरेनियल ऑर्गेनाइजेशन covered under the payment of gratuity act, which of the following will be payable as gratuity on the termination of service। उसके टर्मिनेशन में उसको कितनी ग्रेचुइटी दी जाएगी? तो 11 साल के हिसाब से कितना? 15 दिन का, तो कितना हो जाएगा? 165 डेज की ग्रेचुइटी जो है उनको दी जाएगी, ठीक है। 150 डेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्लॉई हु हैज वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ओनली 3 years। सिर्फ 3 साल तक उन्होंने काम किया है, एंड डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, और उनका एक्सीडेंट हो गया। ही डज नॉट फुलफिल 5 year ऑफ मिनिमम सर्विस। 5 साल तक तो वो काम नहीं कर पाए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा केस अप्लाई होगा? he will not paid gratuity, he will be paid gratuity, the act is completely silent, none of the above। क्या होगा आंसर? ही विल बी पेड ग्रेचुइटी। डेथ के केस में जो है सर्विस कितनी भी हो उनको ग्रेचुइटी दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ सर्विस 3 साल की है तो इस केस में उनको ग्रेचुइटी दी जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्कर हैज पुट 2 years ऑफ सर्विस। अब क्या इन्होंने 2 साल का सर्विस किया है जिसमें से उनको एक्सीडेंट हो गया और वो टोटली डिसेबल्ड हो गए। क्या उस केस में उनको ग्रेचुइटी दी जाएगी? यहाँ पे भी उनका 5 साल पूरा नहीं हुआ है। ही विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेचुइटी, नॉट इंटाइटल्ड, नो प्रोविजन अंडर द एक्ट, या नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ही विल नॉट बी इंटाइटल्ड। He will be entitled to receive gratuity, not entitled to receive gratuity, no provision under the act, या none of the above। क्या हो जाएगा? He will be entitled to receive gratuity। डेथ और डिसेबलमेंट के केस में, ठीक है, डेथ और डिसेबलमेंट के केस में पीरियड ऑफ सर्विस नहीं देखी जाती है, ग्रेचुइटी दिया ही जाता है, तो उसमें 5 साल की सर्विस जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट अप्लाइज टू एवरी शॉप इन विच नंबर ऑफ पर्सन। कम से कम कितने लोग होने चाहिए ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर इनेबल होने के लिए? नॉट लेस देन 100, 10 और मोर, एटलीस्ट 20, या फिर मोर देन 20। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 10 और मोर, कम से कम 10 लोग होने चाहिए इसमें, तभी जाके जो है वो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर वो कंपनी जो है कवर्ड होगी, ठीक है। तो लेस देन इक्वल, मोर देन इक्वल टू 10 एम्प्लॉइज, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इन एक्ट्स का वीडियो आप ज़रूर देखिए। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।